नमस्कार साथियों, राम राम सा। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू इंडिया नव भारत निर्माण में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम पॉलिटी की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम सभी जो संवैधानिक और गैर संवैधानिक प्रमुख संस्थाएं हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम 3 संस्थाओं का अवलोकन करेंगे। फ्रेंड्स, पहला तो है CVC, सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, और दूसरा है CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी केंद्रीय सूचना आयोग, और तीसरा है हमारा CBI, जो सब लोग जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो ये 3 संस्थाओं का आज हम अवलोकन करने जा रहे हैं। और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं फ्रेंड्स, उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने इस लेक्चर को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि 0 से 360 डिग्री के एंगल पर, ताकि आप लोग जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हों, जिन्होंने पॉलिटी कभी ना पढ़ी हो, उनको भी पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी वनडे एग्ज़ाम हैं प्री नेचर की, ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम होती हैं ऑप्शंस वाली, तो वहाँ पर इसे हम 100% कंटेंट के साथ कवर करेंगे। और साथ ही में मेंस के जो एस्पेक्ट होते हैं, सभी एस्पेक्ट, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं UPSC और जो स्टेट PCS है, जैसे कि मैं RS की बात करूं, तो यहाँ पर वर्ष 2018 के RS मेंस में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से। तो इस तरह के जो हैं प्रश्न वो छोटे मोटे बन सकते हैं, तो उनकी प्रवृत्ति क्या रहेगी इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूं कि किस तरह से हमने इन तीनों लेक्चर्स को डिज़ाइन किया है, तीनों जो ये हैं टॉपिक, इन्हें डिज़ाइन किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो परिचय कि कैसे किसी आयोग या किसी संस्था की नींव पड़ी, उसके बाद में संरचना है कि वहाँ पर अध्यक्ष के साथ कितने अन्य सदस्य होते हैं, और साथ ही में इनका जो कार्यकाल और सेवा शर्तें किस प्रकार से निर्धारित की जाती हैं, इनकी नियुक्ति और इनका जो इस्तीफ़ा है, जो पद से जो मुक्ति होती है, उसके लिए कौन व्यक्ति सबसे बड़ी अथॉरिटी होता है, साथ ही में इन आयोगों की कार्यप्रणाली का क्या तरीका है, इन पर क्या क्या दायित्व सौंपे गए हैं और शक्तियाँ क्या क्या हैं इनके पास में। साथ ही में UPSC लेवल के कुछ टफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से करवाए जाएंगे। ये टफ नहीं होते फ्रेंड्स, इसे आप ऐसे सोचिए कि एक ही क्वेश्चन में आपको 5 से 6 एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर हम क्वेश्चन को टफ इसलिए बनाते हैं ताकि आपके पास में एग्ज़ाम में जब आप जाएं तो आपके पास में एक अच्छा अनुभव पास में हो। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। हमारा पहला केंद्रीय सतर्कता आयोग, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक सामान्य परिचय देख लेते हैं। भारत में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। तो CVC की जो स्थापना है वो सन 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। ये प्रश्न कई जगह आ जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि के संथानम समिति, तो के संथानम 1964 में इनकी रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद में इस तरह की जो संस्था है उसकी ज़रूरत पड़ी थी। तो देख लेते हैं इसमें। इसका संस्था का जो उद्देश्य है वो भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने हेतु गठित किया गया था, और आयोग को सांविधिक दर्जा बहुसदस्यीय संस्था के रूप में मिला है। देखिए, पहले जब संस्था की स्थापना हुई थी तो सिर्फ ये गैर संवैधानिक निकाय था, लेकिन बाद में वर्ष 2003 में संसद ने एक अधिनियम, एक बिल पास करके इस संस्था को सांविधिक दर्जा दिया। तो मैंने आपको जब निर्वाचन आयोग पढ़ाए थे तब ये सारी बातें बहुत अच्छे से पढ़ाई थी कि सांविधिक और संवैधानिक, जैसे नीति आयोग है वो कार्यपालिका निकाय है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो और जो संविधान के किसी अनुच्छेद में दर्ज है उसे हम बोलते हैं संवैधानिक निकाय, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे आपको निर्वाचन आयोग है और महान्यायवादी का पद है, आपके पास में कैग है,
यूपीएससी जैसी संस्थाएं हैं, तो ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। और संसद द्वारा जब कोई अधिनियम के तहत किसी संस्था को दर्जा दिया जाता है तो उसे सांविधिक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सीबीसी है इसका नेचर सांविधिक है, क्योंकि वर्ष 2003 में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर संरचना की बात करें तो आयोग का जो कमीशन का स्ट्रक्चर है, एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती हैं, लेकिन इसके लिए एक समिति द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है। तो ये 3 सदस्य होते हैं समिति में जिनसे परामर्श लिया जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी बनेगा। तो यहाँ पर जो सदस्य होते हैं समिति के, कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री महोदय, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा विपक्ष का नेता। जो सबसे बड़ा सत्ता दल के बाद में जो सबसे बड़ा दल होता है उसे ही विपक्ष का दर्जा मिलता है, और उसका जो नेता होता है लोकसभा का, वो इस समिति में शामिल होता है। तो देखिए 3 लोग हैं ये, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा विपक्ष का नेता। चलते हैं आगे। अब कार्यकाल और सेवा शर्तों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आमतौर पर हम देखते हैं सामान्य संस्थाओं में 5 या 6 वर्ष होते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स 4 वर्ष का इसका टेन्योर होता है। जो सीबीसी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, उसका जो कार्यकाल है 4 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले होता है। और कार्यकाल के बाद वे किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। केंद्र या राज्य सरकार दोनों में ही ये एक कंडीशन लगती है। और राष्ट्रपति, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य किसी भी सतर्कता आयुक्त को उनके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? ये परिस्थितियां हैं दिवालिया होना, यानी कि बैंकक्रप्ट हो जाना, आपका जो है कंगाल हो जाना, आपके पास मतलब जो बैंक के द्वारा आपको कंगाल होने की एक स्थिति होती है उसे घोषित कर देना। और नैतिक चरित्रहीनता, जैसे कि कोई भी इस तरह की सेवाओं के निष्पादन में यदि आप कोई भी ऐसा कृत्य करते हैं जो सार्वजनिक मूल्यों को कलंकित करता है तो आपको तत्काल हटाया जाएगा। लाभ का पद यह है कि आप किसी भी ऐसे पद पर नहीं रह सकते इस पद के दौरान जो आपको आर्थिक लाभ मिले, या कोई भी एक ऐसी सेवा नहीं ले सकते जो आपको किसी भी प्रकार का लाभ पहुंचाए। अगला है मानसिक और शारीरिक असक्षमता। देखिए कोई भी शारीरिक व्याधि हो आपको तो आप अपने पद का निर्वहन नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में आपको आपकी जो योग्यता है उसको समाप्त माना जाएगा और आपको इस पद से विमुक्त कर दिया जाएगा। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं। चलते हैं थोड़ा आगे। और मैं इसमें आपको एक बात बता दूं कि इसके संगठन में कुछ ब्यूरो भी होते हैं और भी जो हैं विंग बने हुए हैं। जैसे कि केंद्रीय जो सतर्कता आयोग है उसमें सचिवालय होता है एक, और सचिवालय में एक सचिव होता है, और सचिव स्तर के जितने भी अधिकारी हैं जैसे जॉइंट सेक्रेटरी यानी कि संयुक्त सचिव है, इसके अतिरिक्त उप सचिव है, डेप्यूटी सेक्रेटरी, इस तरह के जो पद होते हैं और कार्यालय कर्मचारी वो इस सचिवालय में काम करते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। उप सचिव भी लिख सकते हैं, इसके अलावा अन्य विभिन्न कर्मचारी। और दूसरा विंग इसमें होता है कि जो मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा होती है, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, तो ये इस तरह की ये कुछ विंग होते हैं इसमें। और इसका काम ये होता है कि सीबीसी की जो तकनीकी शाखा है उसमें मुख्य रूप से अभियंता और जिनका पदनाम मुख्य तकनीकी परीक्षक होता है तथा सहायक अभियंता के जो स्टाफ हैं वो इसमें सभी होते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। और एक आखिरी विंग होती है इसमें जो विभागीय जांचों के लिए आयुक्त होते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं? सीडीआई बोला जाता है। सीडीआई का फुल फॉर्म क्या है? कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। जैसे कि मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, विभागीय जांचों के लिए आयुक्त होते हैं। तो जो लोक सेवक होते हैं उनके विरुद्ध यदि सीबीसी के आयुक्त ही या इनके कर्मचारी किसी ऐसे काम में विलुप्त हो तो उनकी जांच के लिए इस तरह के जो वो होते हैं कुछ आयुक्त, कमिश्नर जैसी पोस्ट के, तो इसे आप ध्यान में रखिए। ये इसके 3 विंग होते हैं, बस आप उनका नाम ही ध्यान रख सकते हैं।
अगला है हमारा कार्य क्या क्या है। तो देखिए कार्यों में क्या है कि सबसे पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कानून है 1988 वाला, उसके तहत किया गया कोई भी अपराध, कोई भी कृत्य, उसकी जांच करना, तो ये आपको पता होना चाहिए। और केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा इस अधिनियम के तहत कोई भी अपराध किया गया हो। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। इसके अतिरिक्त कुछ और भी चीज़ें हैं जो शिकायत के दौरान दर्ज की जाती हैं, तो ये भी देखिए, ये सब चीज़ें इसी 1988 जो एंटी करप्शन एक्ट है इसके तहत आती हैं। तो इसमें भारत सरकार के ग्रुप ए के जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध, और जो स्पेशल दिल्ली पुलिस एक्ट है, विशेष दिल्ली पुलिस बल की कार्य प्रणाली पर नज़र रखना, केंद्र सरकार या इसके कार्य क्षेत्र में कार्यरत संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के विरुद्ध। तो जो सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं जो सेक्रेटरी लेवल पर जाकर के सचिवालय में कार्य करते हैं मंत्रियों के नीचे, तो उनके लिए भी ये प्रावधान करता है। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि स्पेशल दिल्ली पुलिस एक्ट 1946 के अधिनियम से दी गई जिम्मेदारियों से कार्य मुक्त करने के निर्देश आपको CVC के माध्यम से ही दिए जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखिए। अगला है आपका केंद्र सरकार के मंत्रालयों व प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नज़र रखना, तो इसे आप ध्यान में रखिए, ये भी इसी प्रणाली का हिस्सा है। तो इस तरह के इसमें कुछ छोटे मोटे कार्य दिए गए हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है कि इन्हें आप लिखते चलें। लिखने से क्या है कि कोई भी चीज़ एक उसमें नहीं रहती, किसी संशय में नहीं रहती, और वो हमेशा आपकी नज़रों के सामने रहती है। अधिकार क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। CVC के अधिकार क्षेत्रों में अखिल भारतीय सेवा के वे सदस्य जो संघ सरकार से जुड़े हों, यानी केंद्र सरकार से जुड़े हों, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के स्केल 5 से ऊपर के अधिकारी, तो RBI है, नाबार्ड है, SIDBI है, इनके ग्रेड D और इससे ऊपर के जो अधिकारी हैं वो उसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे। सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के जो बोर्ड हैं उनके मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी अधिकारी, यानी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग ऑफिसर होते हैं वो सब इसके दायरे में आएंगे। इसके अतिरिक्त साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधक और उनसे ऊपर स्तर के अधिकारी, LIC जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक एवं ऊपर स्तर के अधिकारी, और समितियों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों में अधिसूचना की तिथि को केंद्र सरकार दैनिक भत्ता पैटर्न पर, जैसे कि यहाँ पे एक राशि लिखी हुई है 8700 रुपये मासिक या उससे अधिक का वेतन लेने वाले अधिकारी, समय समय और यथा संशोधन के अनुसार। तो इस तरह के जो क्राइटेरिया बनाए गए हैं वो CVC के दायरे में आते हैं, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। और कार्य प्रणाली की अगर इसमें हम बात करें तो CVC है, इसमें अपनी कार्यवाही अभी अपने मुख्यालय नई दिल्ली से संचालित करता है, और आयोग के पास दीवानी न्यायालय जैसी सभी शक्तियां हैं। इसका चरित्र भी न्यायिक है और ये केंद्र सरकार तथा इसके प्राधिकरणों से जानकारी मांग सकता है, और ताकि उनके जो सतर्कता और भ्रष्टाचार वाले कार्य हैं उन पर नज़र रखी जा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर समझाने वाली बातों को भी मैंने लिखा हुआ है ताकि आप इसे नोट्स में अगर कभी आपको क्वेश्चन आए तो आप इसमें परफॉर्मेंस कर सकें। अगला पॉइंट है, CVC को अपनी वार्षिक कार्यकलापों की जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति जी को देनी पड़ती है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिए। केंद्र सरकार केंद्रीय व अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के संबंध में सतर्कता व अनुशासनात्मक मामलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम व दिशा निर्देश बनाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग से सलाह करती है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये 2 नंबर के नेचर में आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार किस तरह से इस आयोग में अपनी जो वो हैं सिफारिशें हैं उनको लागू करवाती है, साथ ही में किस प्रकार से आयोग द्वारा सहायता लेती है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को, इस जो ये पॉइंट है इसे थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़िए, और प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो बहुत अच्छा है, और प्रिंट आउट नहीं भी निकलवाते हैं तो आपको ये पॉइंट अगर आप कहीं लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यही है इसके बारे में बेसिक बातें। अब यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे।
जो यूपीएससी नेचर के हैं। आइए देख लेते हैं इन्हें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास में प्रश्न है उसका विकल्प है वो इस तरह से है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग को उसी प्रकार की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता प्रदान की गई है जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग को प्रदान की गई है। देखिए, स्वतंत्रता और स्वायत्तता तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो इसमें एक शब्द आया है, बस आपको इस विकल्प को बहुत ध्यान से देखना है। वो इसमें आपको क्या देखना है, एक एक बात को देखना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। अब ये थी शब्द भी इसमें बहुत मुख्य है। तो देखिए, इसकी स्थापना सामान्य तरीके से ही हुई थी, लेकिन बाद के संथानम समिति है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, के संथानम समिति, इनकी रिपोर्ट आई थी सन 1964 में। उसी के आधार पर इस संस्थान की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना तो एक नॉर्मल प्रोसीजर से हुई थी, लेकिन बाद में जो उसको दर्जा मिला था, सांविधिक दर्जा, वो बाद में मिला था वर्ष 2003 में। संसद ने एक बिल पास करवाया और इस संस्था को सांविधिक दर्जा दिया। तो ये जो पहला विकल्प है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी होगा, इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का निम्न में से कौन सा कार्य मुख्य कार्य है। तो देखिए, इसमें आपको पहले देख लेना है, देश की अन्वेषण एजेंसियों पर नज़र रखना। देखिए, देश की अन्वेषण एजेंसियां बहुत सारी हैं, सीबीआई भी होती है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी होती है और नाना प्रकार की हैं। तो वो सब पर ये नज़र नहीं रख सकता और इनके पास एक इनका दायरा होता है। तो ये जो विकल्प है ये इसे सही नहीं माना जाएगा। अगला विकल्प देखते हैं, न्यायालय में लंबित फौजदारी मामलों को निपटाने में सहायता करना। देखिए, इनकी पावर होती है वो दीवानी न्यायालय की होती है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगला विकल्प देखें, सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए आवंटित धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने में सहायता करना। तो हमने कैग पढ़ लिया है, तो लोग जानते होंगे कि ये कैग का कार्य है, ये इस संस्था का कार्य नहीं है। तो अगला विकल्प है, एक लोक सेवक पर लगाए गए आरोपों की जांच करना और उसके कारणों की जांच करना। तो देखिए, जांच करना यहाँ पर अगर आएगा तो ये इसका ही मुख्य कार्य है, इसे आप ध्यान में रखिए। और कैग के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो है संस्था ऑडिटिंग का काम करती है और कोई संस्था कितने लाभ में है या हानि में है उसका जो लेखा जोखा है वो कैग के पास में होता है। तो आप इस तरह से एक कीवर्ड बना के ध्यान रख सकते हैं कि जो सतर्कता आयोग है वो जांच करता है, आरोपों की जांच करता है और उसके कारणों की जांच करता है। ये इसका सबसे बड़ा की पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस प्रकार की गई। तो हमने आपको बताया कि ये एक जो भ्रष्टाचार निवारण समिति है उसके द्वारा जो अनुशंसाएं दी गई थी उनके आधार पर की गई है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। ये के संथानम साहब थे उस वक्त, उनकी रिपोर्ट आई थी 1964 में, उसी आधार पर इस आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें निम्न में से किसके समान होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सही जवाब है, नोट्स अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो उसमें यूपीएससी लिखा हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान। किस वर्ष, अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस वर्ष संसद ने एक अधिनियम बनाकर केंद्रीय सतर्कता आयोग को एक स्वायत्त निकाय का दर्जा प्रदान किया था। तो मैंने आपको बताया वर्ष 2003 में ये दर्जा दिया गया था, तो आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसे सौंपता है। तो ये मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्हें सौंपा जाता है और वो इसे संसद के दोनों पटलों पर रखते हैं। तो यहाँ जवाब बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने निम्न में से किस निकाय का गठन लोक सेवकों के दुर्व्यवहार, कदाचार, अनैतिक आचरण तथा भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए बनाया है।
तो देखिए इसमें आपको बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं और उनमें से आपको चयन करना है। तो देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग है, बिल्कुल सही है। लोकपाल है, तो देखिए लोकपाल जांच करने के लिए नहीं है, लोकपाल एक बड़ी सशक्त बॉडी है। अभी हम इसे अगले वीडियो में लोकपाल और लोकायुक्त को ही पढ़ेंगे, तो ये इसका जवाब नहीं होगा। अगला है विशेष दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान, तो प्रतिष्ठान वही है, स्पेशल दिल्ली पुलिस एक्ट है 1946 का, तो ये भी सही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई बिल्कुल सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिश नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर 1, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निवारण हेतु एक समिति का गठन किया था? तो ये हम पढ़ चुके हैं इसे, के संथानम की जो रिपोर्ट आई थी 1964 में, उसी के आधार पर सीबीसी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस वर्ष में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 1964, तो आप इसे ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, ये आखिरी प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को नियुक्ति करने हेतु जो समिति होती है, निम्न में से कौन उसका सदस्य नहीं होता है? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और प्रश्न इसी तरह से पूछे जाएंगे। तो प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। तो सत्तारूढ़ दल के बाद में जो सबसे बड़ा सदस्य जो दल होता है वही विपक्ष माना जाता है, और ये लोकसभा में इसी नेता को चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जवाब है वो यही पूछा है, नहीं होता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर जो डी है, विकल्प चौथा विकल्प आपका ये सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सभी दिए हुए हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसके बारे में इतनी ही जानकारियाँ थी। ये यहाँ पर जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये यहाँ पर समाप्त होता है और हम चल रहे हैं यहाँ से हमारी जो अगली संस्था है उसकी तरफ। तो आइए, केंद्रीय सूचना आयोग हमारी जो अगली संस्था है। तो शुरुआत करते हैं उसी तरह से परिचय से। तो एक परिचय, सामान्य परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी RTI जो एक्ट आया था 2005 में, RTI एक्ट, जब कांग्रेस की सरकार थी जब ये एक्ट आया था, और ये भी मतलब जो हमारे जितने भी एक्ट आए उनमें एक मील का पत्थर है RTI एक्ट, तो इसे आप ध्यान रखिए। इसी के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से CIC की स्थापना की गई थी। तो शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से हुई थी और ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। आप ध्यान रखिए इसे, ये क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो इसके लिए एक शब्द और होता है, आप उसे भी ध्यान रखिए, संविधानेतर। अगर आप इसे अच्छे से तोड़ें तो ये इसी तरह से बनेगा, संविधान प्लस इतर, यानी संविधान से इतर संस्था। तो इसका संविधानेतर है, जो जिसे बोला जाता है गैर संवैधानिक संस्था। तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगला जो हमारा हम देखते हैं, देखिए इसका एम क्या था? इसका एम था कि एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है। तो बिल्कुल सटीक बात लिखी हुई है, और RPSC में जो टोन है प्रश्नों को पूछने का वो 2 मार्क्स में इसी तरह से पूछा जाएगा, आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे, अब संरचना की बात करेंगे। देखिए एक मुख्य आयुक्त होता है, कमिश्नर, और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती है। और सभी सूचना आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। और इसमें देखिए कौन कौन होते हैं। एक तो इसमें प्रधानमंत्री जी होते हैं, दूसरा इसमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होता है। अब ध्यान रखिए, हमने जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पढ़ा था तो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री का नाम था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो एक नामित कैबिनेट मंत्री होता है। हो सकता है वो गृह मंत्री को भी नामित कर सके। तो ये लोकसभा में
विपक्ष का नेता होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जो विपक्ष का नेता इस तरह की समितियों में जो भाग लेते हैं वो लोकसभा के ही होते हैं। आप इसे ध्यान रखें, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, और ताकि आपको जोड़ दे के मैं इस बात को बता सकूँ। और इसके अतिरिक्त जो केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बनने वाले सदस्यों में इनकी जो एक योग्यता होती है वो ये है कि सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए और उन्हें विधि, विज्ञान, तकनीकी, सामाजिक सेवा और इस तरह के जो प्रबंधन हैं, मैनेजमेंट से जुड़ी हुई बातें हैं, चाहे वो पत्रकारिता भी आप उसे मान सकते हैं, या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आप बहुत बड़े नेतृत्व को दर्शाते हैं, जनसंचार हो सकता है, और वो एक प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है। देखिए प्रशासन, तो इस तरह का जो विशिष्ट अनुभव होता है जीवन के बड़े क्षेत्र में, उसका ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और ऐसे लोगों की ही यहाँ पर नियुक्ति होती है। ये योग्यता का एक सामान्य परंपरागत प्रचलित तरीका है। तो ये क्या है? सामान्य परंपरागत प्रचलित तरीका है। देखिए संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं है विशेष रूप से, लेकिन किसी भी एक योग्य व्यक्ति का चुनाव है वो इन्हीं मापदंडों पर किया जाता है, तो आप ध्यान रखिए। अगला जो है कार्यकाल और सेवा शर्तों के बारे में है, तो इसमें भी देख लेते हैं हम। देखिए मुख्य सूचना आयुक्त यानी जो CIC है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एवं अन्य आयुक्तों का जो कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। जो पहले में हो उसे ही मान लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आपने CBC में 4 वर्ष और 65 वर्ष का पढ़ा था, तो उसे आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइए। अन्य संस्थाओं में भी इसमें आपको काफ़ी जो कार्यकाल है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। जो राज्य और केंद्र सरकार के जो वो हैं सरकारी पद, वहाँ पर इनकी, इसी आयोग में अगर CIC की मैं बात करूँ तो इसमें पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, और ये किसी लाभकारी पद पर भी नहीं जा सकते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिए। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों को निम्न प्रकार से उनके पद से हटा सकता है। तो ये वही है, दिवालिया हो, नैतिक चरित्रहीनता हो, या अतिरिक्त लाभ पद पर हो, या शारीरिक मानसिक असक्षमता हो। मुख्य सूचना आयुक्त अन्य आयुक्तों के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें निर्वाचन आयुक्त के समान होती है। हमने जब CBC पढ़ा था तो वहाँ पर हमने लिखा था कि UPSC के समान होती है। UPSC का जो अध्यक्ष है उसके इनकी समान होती है, तो यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त के समान होती है। तो इस तरह की जो छोटे मोटे आमूलचूल परिवर्तन है वो आप आपस में लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो चीज़ें जिस तरह से लिखी हुई हैं NCERT में, और जो हमारी सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल बुक है M लक्ष्मीकांत, हालांकि हिंदी मीडियम में इसमें बहुत सारी मिस्टेक हैं, लेकिन फिर भी ये सबसे ज़्यादा विश्वसनीय स्रोत है फ्रेंड्स। इसके अलावा NCERT और इंटरनेट तो है ही है, गूगल बाबा तो है ही है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा विश्वसनीय स्रोत हैं दोनों, NCERT और M लक्ष्मीकांत। तो इनमें ये बातें हैं। इसके अलावा लाभ के पद को प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं तो उनका कार्य निष्पादन प्रभावित इससे हो सकता है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और उनके सेवा काल में उनके वेतन भत्तों और इनमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर वो डिपार्टमेंट पर आ गए हैं, इस पद पर आ गए हैं, तो सेवा के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इस बात को आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये चीज़ें होती हैं कुछ जो MCQ में आपसे पूछ सकता है। अब आयोग के जो दायित्व हैं उनके बारे में यहाँ पर है, तो देख लेते हैं। देखिए आयोग का यह दायित्व है कि वह किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्नलिखित जानकारी और शिकायतों का निराकरण करे। अब वो क्या क्या है? जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो तो ऐसी शिकायतों को सुनना, उससे मांगी गई जानकारी अगर देने से उसने मना कर दिया हो तो उनका भी निराकरण करना कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। जब RTI एक्ट में इस तरह के प्रावधान है और हमारे राजस्थान में लोक सेवा विशेष
गारंटी अधिनियम 2011 के तहत इस तरह के जो काम होते हैं, उसे मांगी गई जानकारी पर्याप्त समय में प्राप्त ना हुई हो तो ये भी एक गलत है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। यदि उसे लगता हो कि सूचना को प्राप्त करने हेतु मांगी गई फीस सही नहीं है या वो तय फीस से ज़्यादा ली गई है, यदि उसे लगता हो कि मांगी गई सूचना अपर्याप्त, झूठी या भ्रामक है, तो उस पर भी कार्रवाई करना ज़रूरी है। सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य मामला जो इस तरह से उसके संज्ञान में आया हो कि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है, तो आयोग ऐसे मामले की जांच के आदेश दे सकता है, वो भी स्वतः संज्ञान, यानी कि बिना किसी के ऊपरी आदेश के, अपने खुद के स्वतः संज्ञान लेते हुए वो उस पर आदेश दे सकता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। इसके अतिरिक्त शिकायत और जांच के दौरान देखिए छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। शिकायत और जांच के दौरान जो केंद्रीय सूचना आयोग है, ये लोक प्राधिकारी के जो नियंत्रण के अधीन किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है, और इस जांच के आधार पर किसी भी रिकॉर्ड को किसी भी आधार पर प्रस्तुत करने से इसमें आप इनकार नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति से मांगा है रिकॉर्ड वो इनकार नहीं कर सकता। इसे अवमानना या एक बहुत बड़ी गुस्ताखी माना जाएगा, तो आप इसे ध्यान में रखिए। तो जांच के दौरान सभी जो सार्वजनिक दस्तावेज होते हैं उनको आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना इन दस्तावेजों को अनिवार्य होता है। मतलब यू हैव टू डू इट और यू हैव टू डू इट, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। कार्य और शक्तियों की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कुछ कार्य और शक्तियाँ दिए हुए हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। जांच करते समय निम्न मामलों के संबंध में आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वह किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने और उस पर दबाव डालने हेतु समन जारी कर सकता है। मौखिक और लिखित रूप से शपथ के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। किसी दस्तावेज को मांगना या उसकी जांच के लिए वो आदेश दे सकता है। तो देखिए ये जो मौखिक और लिखित आया है, आप इसे ध्यान में रखिए, ये शब्द इम्पोर्टेंट है। शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य प्राप्त करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज मंगाना, इस तरह के जो प्रश्न है ये 5 मार्क्स की जो नेचर है पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे आरएस है, तो इसलिए इन पर मैं आपको अलग से जोर दे रहा हूँ। किसी गवाह या दस्तावेज की जांच हेतु समन जारी कर सकता है या कोई अन्य मामला जो विनिर्दिष्ट किया जाए। तो इसके अतिरिक्त अगर मैं आपको बताऊं कि आयोग अपने लिए, अपने डिपार्टमेंट में लोगों की नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। और अनुपालन के संदर्भ में लोक प्राधिकारी होते हैं, लोक प्राधिकारी उनसे क्या करता है, वार्षिक प्रतिवेदन मांगता है। तो देखिए एनसीईआरटी में मुझे काफ़ी सारी चीज़ ऐसी थी जो ऐसी मिली जो मतलब एम लक्ष्मीकांत में मतलब बहुत अच्छे से नहीं बता रखी, या फिर एक शब्द में ही उन्हें बयां किया गया है। और एम लक्ष्मीकांत में भी काफ़ी चीज़ ऐसी थी जो एनसीईआरटी में मुझे नहीं मिली। तो मैंने इस तरह से ही इसे बनाया है ताकि दोनों चीज़ों को मैं कवर करता हुआ आपको सामने रख सकूं। तो ये अधिनियम के अनुसार इसमें अर्थदंड का भी विधान है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और अधिनियम क्रियान्वित करने के द्वारा आवेदक द्वारा कोई भी जानकारी अगर नहीं मिलती है, अपन इसे अच्छे से डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। एक पेज जो यहाँ पर हम जोड़ें, तो देखिए ये इस तरह से है कि आवेदक द्वारा कोई भी जानकारी मिलने से या ना मिलने से अगर कोई क्षति हो जाती है, जो सामने जिसने जानकारी मांगी है, तो उसे मुआवजा देने के लिए भी यहाँ पर आदेश जारी किए जा सकते हैं। तो ये इसके बारे में प्रमुख बातें हैं। केंद्र सरकार इन प्रतिवेदन को जो ये देते हैं प्रतिवेदन अपने लोक प्राधिकारी से, जो मैंने आपको यहाँ बताया है, इन्हें केंद्र सरकार द्वारा सदन के पटल पर रखवाया जाता है। जब कोई लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो आयोग इसमें आवश्यक कार्रवाई कर सकता है और ऐसे कदम उठा सकता है जो इस अधिनियम को सुनिश्चित करें। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा जानकारी के स्तर पर कि ये सभी काम ये आयोग की शक्तियों में आते हैं जो उसे प्रदान की गई है
तो चलते हैं इसमें आगे है। आयोग को ये शक्ति प्राप्त है कि वो लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करे। जो इसमें कुछ दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? सूचना की पहुंच को सभी तक संभव बनाना। देखिए, जो कार्य और शक्ति में पढ़े थे ना, उन्हें ही यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को लागू करवाने की बात यहाँ पर लिखी गई है, जो हमने दायित्वों में पढ़ा था। तो देखिए, दायित्वों को लागू करवाना ही यहाँ पर इसके जो निर्णय हैं वो हैं। तो देख लेते हैं। जहाँ कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं है, वहाँ ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश देना। सूचनाओं के प्रकार या किसी सूचना का प्रकाशन करना, क्योंकि आमतौर पर मना कर दिया जाता है। तो दस्तावेज के प्रबंधन, रखरखाव, विनिष्टीकरण यानी कि उसे समाप्त होने से, शत विक्षत होने से बचाया जाए, आदि रीतियों में किसी प्रकार का आवश्यक परिवर्तन, ये इनके अधिकार क्षेत्र में आता है केंद्रीय सूचना आयोग। प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, लोक प्राधिकारी से वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना और क्षति होने पर लोक प्राधिकारी को उचित मुआवजा प्रदान करना। जैसे कि मैंने आपको भी ऊपर बता दिया, आर्थिक दंड लगाना, किसी अनुपयुक्त याचिका को अस्वीकार कर देना। क्योंकि देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार की और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा या गोपनीयता का भी हनन करें। तो आइए इस तरह से यहाँ पर ये इसके भी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने है, तो इसे हम देख लेते हैं। तो कुछ कथन दिए गए हैं, एमसीक्यू दिए गए हैं। तो मैंने आपको वहाँ पर भी बताए थे फ्रेंड्स, और मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप इनके जो आंसर आपको बताए जाएंगे उन्हें लिखते चलें, और इनकी जो डिटेल्स है उसको भी थोड़ा थोड़ा अगर आप लिख लें तो बेहतर होगा। और स्क्रीनशॉट आप पहले ले सकते हैं, पेज आपके सामने पूरा है इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आप पहला कथन है, केंद्रीय सूचना आयोग किसी भी ऐसे मामले की जांच कर सकता है जिसके पीछे उचित कारण हो। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इट्स ट्रू। केंद्रीय सूचना आयोग को ऐसे मामले में निर्णय देने का भी अधिकार है। तो नोट्स में हमने बिल्कुल स्पष्टली पढ़ा है, ये बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त करने वाली समिति में निम्न में से कौन सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर बात चल रही है केंद्रीय सूचना आयोग की, तो इसमें प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। लोकसभा का जो विपक्ष का नेता होता है वह यहाँ पे होता है। राज्यसभा के विपक्ष के नेता का यहाँ पे कोई कार्य नहीं होता। और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट व्यक्ति, बिल्कुल सही है ये भी। तो यहाँ पर 3 लोग होते हैं, तीनों लोग यही हैं, 1, 2 और 4। देखिए, जब सीवीसी की बात आई थी तो इस स्थान पर है ना, मैंने आपको बताया था गृह मंत्री होते हैं। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन से बचने के लिए साथ में लेते हुए भी चलें, है ना। तो यही अंतर है, कोई भी समिति होगी आपको उसमें यही आमूलचूल अंतर दिखेगा। प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता तो निश्चित तौर पर मिलेगा, परंतु तीसरा व्यक्ति में थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। इस तरह के जो प्रश्न हैं इन्हें आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग निम्न में से किसके अधीन आने वाले सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, कार्यालय व वित्तीय संस्थानों की जांच कर सकता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप विकल्प 1 को देखें तो केंद्र सरकार हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है। राज्य सरकार, देखिए राज्य सरकार के लिए यहाँ पे अन्य निकाय होते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो होते हैं, जैसे कि इन्फोर्समेंट भी होते हैं, प्रवर्तन निदेशालय होते हैं। यदि आप आरएस में, आप एलाइड सर्विस में चुने जाओगे तो इस तरह के विभागों में आपको नियुक्ति मिलेगी। तो इसके बारे में, जो इनकी पोस्ट होती है उसके बारे में चर्चा कभी बाद में करेंगे। तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पे यही है। स्थानीय सरकार इसमें नहीं आते हैं। संघ शासित प्रदेश बिल्कुल आते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल का मामला है। तो जहाँ पर संघ का मामला है, केंद्र का मामला है, वहाँ पर ये चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर विकल्प 1 और 4 सही होगा। चलते हैं हम आगे। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते व सेवा शर्तें निम्न से किसके समान होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आप अगर विकल्पों को ध्यान से देखोगे तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त मैंने आपको बताया था। सीवीसी में यूपीसी के जो अध्यक्ष हैं उसके समान बताया गया है। मैं आपको वापस से यहाँ पर डिनोट करवाता चल रहा हूँ, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए।
केंद्रीय सूचना आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं? तो केंद्रीय सूचना आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपते हैं। और सीबीसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये राष्ट्रपति महोदय जी को सौंपती हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिए। जो केंद्रीय सूचना आयोग है वो केंद्र सरकार को सौंपते हैं। नोट्स में भी आपको यही बताया है। एक सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर उसके पद से हटा सकता है? तो सूचना आयुक्त की अगर बात है तो ये सर्वोच्च न्यायालय होगा, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। चलते हैं आगे। किस वर्ष केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर विकल्प 2005 नोट्स में लिखाया है। और अगर आपसे सीबीसी की हमने आपको बताया है 1964 में, और 2003 में से सांविधिक दर्जा मिला था। साथ के साथ चीज़ों को करने में बड़ा फ़ायदा है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर पैनिक या बोर होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपके भले के लिए ही है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कितने आयुक्त होंगे? तो बिल्कुल नोट्स में कराए अनुसार है, कम से कम 10 सूचना आयुक्त होंगे, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, कम से कम 10 तो होंगे ही होंगे, 10 से नीचे भी हो सकते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, आप अगर नोट्स में देखेंगे तो ये मैंने आपको 5 वर्ष बताया है, सीबीसी में ये 4 वर्ष है, और मैक्सिमम जो उम्र है वो 65 वर्ष ही बताई गई है, तो इन्हें आप ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी? तो विकल्पों को अगर आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें तो नोट्स हमने अभी क्लियर किए हैं। तो ये केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, तो इसे आप इस तरह से ध्यान में रखेंगे। चलते हैं आगे। केंद्रीय सूचना आयोग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। कार्मिक मंत्रालय का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड पब्लिक ग्रेवेंसेस एंड पेंशनर। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, ये शायद प्रश्न में हम इसे नहीं कर पाए, तो आप अभी इस बात को ध्यान में रखिए कि केंद्रीय सूचना आयोग इसी डिपार्टमेंट के तहत आता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग एक अत्यधिक शक्तिशाली स्वतंत्र निकाय है? तो ठीक है, इस विकल्प को बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला विकल्प देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है? तो बिल्कुल आपका काम यहाँ पे बहुत आसान हो गया, ये तो गलत है, तो यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये जो यहाँ पर जितने भी आंसर और ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपको मदद करेंगे। आप इसे बाद में भी देख सकते हैं अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं तो आपसे ये बोलूँगा कि वीडियो में आपको पॉज कर करके देखने का एक अलग ही आनंद है। तो चलते हैं हम हमारी अगली संस्था की तरफ, जो है इस तरह से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। तो जो सीबीआई बड़ा ही चर्चित नाम है, और एसएससी सीजीएल में जो जैसा कि हमें आमतौर पर नॉलेज है, एसएससी सीजीएल के थ्रू यहाँ पर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है उन पर रिक्रूटमेंट होती है। तो क्रेज़ है, अच्छे पद प्रतिष्ठित पदों में से एक माना जाता है। तो आइए इसी के बारे में आज हम शुरुआत करते हैं अपनी। तो सबसे पहले देखेंगे एक स्थापना किस तरह से हुई। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश एक्ट 1946। तो ये दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 है, इसे आप ध्यान में रखिए। और सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है, सभी शक्तियां इसी एक्ट के द्वारा इसको मिली हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी बात है। और ये आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में कि सीबीआई की जो शक्ति है वो कहाँ से मिली है। तो वो आपको संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, और इस ऑप्शन को लिखेगा तो आपको इसे ही टिक करना है, ध्यान रखिए। चलते हैं आगे। सीबीआई भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसे डीओपीटी बोला जाता है फ्रेंड्स। और ये जो पद है, ये मंत्रालय है, ये भी आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू
इंस्पेक्टर की पोस्ट जो सेकंड ग्रेड की पोस्ट होती है उसके तहत आपको अलॉट होता है। तो ये एक बेसिक जानकारियाँ हैं शुरुआती पद पर जाने के लिए। अपने कार्यों का निष्पादन करती है, तो ये मंत्रालय है, इसी के अधीन आती है। तो जैसे कि मैंने आपको भी CIC में बताया था उसी तरह से है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर चीज़ें आपको मिलेगी। तो अगर देश में मैं बात करूँ तो CBI सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। CBI देश में सबसे बड़ी जांच ब्यूरो है, सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है, CBI उसने डाल दिया, उसने एंटी करप्शन ब्यूरो डाल दिया, या CVC डाल दिया, CIC डाल दिया, तो आपको CBI को ही टिक करना है। CBI की स्थापना 1963 में हुई थी और इससे पहले इस संस्था को विशेष पुलिस अधिष्ठान के नाम से जाना जाता था, जो कि दिल्ली पुलिस का एक्ट है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। उद्देश्य में देखें तो उद्देश्य में क्या है? संविधान व देश के कानून की रक्षा करना व इसके लिए सुविस्तारित अनुसंधान करना तथा अपराधों के विवरण एवं सफल अभियोग दायर कर उन्हें पुलिस बल को नेतृत्व और दिशा निर्देश देना। देखो बिल्कुल बहुत सटीक भाषा में यहाँ पर लिखा गया है। जाहिर सी बात है, एक विश्वसनीय नोट्स या स्रोत से ही हमने इसे लिखा है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप सटीक भाषा शैली का प्रयोग करेंगे किसी भी एग्ज़ाम में तो आपको वहाँ पर जो मार्क्स है ना, अगर ये 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको यहाँ पे पूरे 2 में से 2 नंबर मिलेंगे फ्रेंड्स। और लोगों को जो मिलते हैं नंबर वो इसी पे मिलते हैं कि सामने वाला नंबर देने पर अगर मजबूर हो जाता है तो वो आपको 2 में से 2 ही देगा, उसको कोई शौक नहीं कि वो नंबर काटे। कानून लागू करने में अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना, तो ये इसका उद्देश्य है। अब इसका विज़न देख लेते हैं कि इसकी जो दृष्टि है, इसका जो एक तरह से मोटिव है आगे बढ़ने के लिए क्या है। अपने आदर्श वाक्य, हाँ ये एक बहुत ज़रूरी बात है CBI के बारे में। आदर्श वाक्य देखिए यहाँ पर क्या है, आप इसे देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। उद्यम, निष्पक्षता तथा अखंडता, ये इसका आदर्श वाक्य है, यानी इसका मोटो है। तो आप इसे ध्यान में रखिए और इस तरह से अपने आदर्श वाक्य, उद्देश्य और व्यावसायिकता यानी प्रोफेशनलिज्म की आवश्यकता, पारदर्शिता, परिवर्तन के प्रति अनुकूलन और अपनी कार्य प्रणाली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपयोग द्वारा CBI अपने प्रयासों को निम्नलिखित पर केंद्रित करेगी। तो देखिए वो प्रयास भी लिखे हुए हैं कि क्या कौन कौन सी वो परिस्थितियाँ होंगी। तो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संघर्ष, आर्थिक एवं हिंसक अपराधों में सुविस्तारित अनुसंधान एवं अभियोग द्वारा कमी लाना, साइबर व उच्च प्रौद्योगिकी अपराधों से सुरक्षा प्राप्त करने में सहायता करना, साथ ही में राज्यों के पुलिस संस्थानों, पुलिस संगठनों तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेषकर मामलों की जांच और अनुसंधान में सहायता करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको और बात बता दूं कि जो विभिन्न न्यायालय हैं, कोर्ट्स हैं, जिला स्तर पर जो होते हैं, उनके जो लंबित मामले हैं, लंबित मामले उनके सफल अनुसंधान हेतु और जो अभियोग दायर करने के लिए जो एक प्रभावी प्रक्रिया होती है उसका विकास करना। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा एक पॉइंट है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध के विरुद्ध लड़ाई में मुख्य भूमिका का निर्वहन करना। तो कार्यप्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता, व्यावसायिकता के लिए प्रयासरत रहना, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था, जिससे कि संगठन अपने प्रयत्नों एवं उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचे। तो इसमें ये बातें प्रमुख हैं। और कार्यस्थल पर जो हमारी एक वर्किंग कल्चर होती है उस पर सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना, ये एक सबसे बड़ी बात है। और जिससे कि एक टीम भावना होती है, एक समूह में, एक संगठन में, और एक मुक्त संचार की भावना होती है कि कोई अधीनस्थ अपने
बड़े अधिकारी से भी संपर्क कर सकता है। तो यहाँ पर आपसी विश्वास को मजबूत करने की बात की गई है, ताकि आयोग में कोई सेंध ना लगा सके, कोई मतलब बाहरी जो तत्व है वो उसको भेद ना सके। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिए। अब गठन के बारे में भी यहाँ पर कुछ बातें होंगी। तो फ्रेंड्स, गठन के बारे में देख लेते हैं। सीबीआई का निदेशक इसका प्रमुख होता है, और मुझे अभी जहाँ तक याद है ऋषि कुमार शुक्ला हैं। ऋषि कुमार शुक्ला अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, और इसके निदेशक, इसके अध्यक्ष एक ही हैं, ऋषि कुमार शुक्ला हैं। इनसे पहले आलोक वर्मा हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ नॉर्मल जानकारियाँ हैं। इनकी नियुक्ति 3 फरवरी 2019 को हुई थी फ्रेंड्स, और ये नियुक्ति इनकी जो हुई थी उस वक्त ऋषि कुमार शुक्ला हैं। इनके बारे में बताऊं तो ये एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया, लोकसभा में विपक्ष का कोई एक नेता होता है, तो वो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे थे उस वक्त। और जैसे कि आप जानते हैं, मोदी जी और उनके द्वारा कैबिनेट नामित व्यक्ति थे वो राजनाथ सिंह थे। इन 3 लोगों की सदस्य समिति बनी थी, उन्होंने ही इनका चुनाव किया, जो चुनाव था वो किया था। इस तरह से सहयोग के लिए विशेष निदेशक या अतिरिक्त निदेशक होता है। इनके अतिरिक्त अनेक संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक जो आईजी डीआईजी लेवल के अधिकारी होते हैं, पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस कार्मिकों के अन्य रैंक होते हैं। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर अगर संगठन की बात करें तो 5000 एम्प्लॉयज़ होते हैं, 125 फॉरेंसिक विशेषज्ञ होते हैं। आप देखते होंगे एक सीआईडी एक वो आता है, कार्यक्रम आता है टीवी पर, सोनी चैनल पर। तो वहाँ पर फॉरेंसिक लैब में जो भी अपराध से जुड़े हुए साक्ष्य होते हैं उनके सत्यापन की जांच की जाती है, और 250 विधिक अधिकारी होते हैं। तो आप इसे ध्यान रखिए। इनका अधीक्षक सीवीसी करता है, और सीवीसी एक्ट 2003 के द्वारा सीबीआई निदेशक को 2 वर्षों की कार्य अवधि की सुरक्षा मिली है। तो इसे आप ध्यान में रखिए, और जो प्रमुख बातें हैं उनके बारे में आपको हमेशा अपने संज्ञान में रखना है उन्हें। चलते हैं आगे। सीबीआई के प्रभाग हैं कुछ, उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो देख लेते हैं प्रभाग क्या क्या है। भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग है, एक आर्थिक अपराध प्रभाग है, एक विशेष अपराध प्रभाग है, और नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग प्रभाग है, प्रशासनिक प्रभाग है, अभियोग निदेशालय प्रभाग है, और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रभाग है। तो आपको ये ध्यान रखनी कि इसमें 7 इसके प्रभाग होते हैं। वर्ष 2016 में ये आखिरी बार मतलब अपडेटेड वो हैं डाटा। चलते हैं इसके कुछ कार्यों की तरफ। देखिए, इसके कार्य हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा दुराचार से संबंधित विषयों की जांच करना, और कोई संगीन अपराध हो जाते हैं, जैसे कि एक तलवार दंपति केस था। उन्होंने केस इस तरह से था कि 2 डॉक्टर दंपति ने किसी संदिग्ध हालात में अपनी बेटी का हत्या कर दी गई, और अपने नौकर और बेटी की हत्या कर दी गई। तो इस तरह की उसका छानबीन के लिए सीबीआई को सौंपा गया था। बोफोर्स घोटाले मामले हैं, ये भी सीबीआई को सौंपे गए थे। तो इस तरह के काम है सीबीआई जो बड़े बड़े कार्यों को करती है। राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के विषयों का अनुसंधान करना, जैसे आयात निर्यात नियंत्रण से संबंधित कानूनों का अतिक्रमण, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम आदि के अवमानना के जो विषय हैं वो सीबीआई के कार्य क्षेत्र में आते हैं। पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए विशेष ऐसे संज्ञेय अपराधों की जांच जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो। तो ये प्रमुख बातें हैं। अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण व आपराधिक सूचनाओं का प्रसार, राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के विषय को अनुसंधान के लिए अपने अंतर्गत लेना। तो ये सीबीआई का कार्य है फ्रेंड्स, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि सीबीआई
का जो अकादमी का जो कार्यालय है वो गाज़ियाबाद में स्थित है, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। गाज़ियाबाद यूपी में है इनका जो हेडक्वार्टर है। और पहले ये प्रशिक्षण केंद्र न्यू दिल्ली में होते थे, जब ये दिल्ली पुलिस एक्ट कहलाता था। उससे पहले जब दिल्ली पुलिस अधिष्ठान ये जो आयोग कहलाता था, लेकिन सीबीआई बनने के बाद में वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर है। ये पहले होता था। चलते हैं आगे। अब केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में यहाँ पर कुछ बातें हैं। तो इसके भी 3 विंग होते हैं, एक एंटी करप्शन डिवीज़न है, एक इकोनॉमिक क्राइम डिवीज़न है और एक स्पेशल क्राइम डिवीज़न है। तो इनके बारे में जो मूलभूत जानकारी है उसको हम पता लगा लेते हैं। देखिए, एंटी करप्शन डिवीज़न है, ये केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं, केंद्र सरकार के विभाग हैं उन पर, और आर्थिक संस्थान हैं उन पर, इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले जो भ्रष्टाचार हैं और जो अनियमितता है, धोखाधड़ी है, उनसे संबंधित विषयों की जो है जांच करता है ये वाला एंटी करप्शन डिवीज़न। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें इकोनॉमिक क्राइम की, तो जो बैंक हैं या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड यानी वित्तीय धोखाधड़ी, आयात निर्यात से जुड़े हुए मामले, और साथ ही में जो विदेशी मुद्रा के उल्लंघन से जो फेरा और फेमा के जो अधिनियम है उनसे जुड़े हुए कानूनों में अनियमितता करना, तो इस तरह की बातें होती हैं। और नशीली दवाएं जो ट्रैफिकिंग होती है उनमें, और जो भी ऐतिहासिक और जो पुरानी चीज़ें हैं, जो एक तरह से सांस्कृतिक मूल्यों का निष्पादन करने वाली संपदाएं हैं, उनका उन हेरिटेज को तस्करी के रूप में चुराना, आयात निर्यात करना, ये सब इसकी जो जांच है वो इकोनॉमिक क्राइम डिवीज़न करता है। अगर स्पेशल क्राइम डिवीज़न की बात करूँ तो इसमें टेररिज्म से जुड़े हुए मामले हैं, ये बम ब्लास्ट और मानव बम, जो ह्यूमन सुसाइडल बम होते हैं, या फिर किडनैपिंग के लिए जो फिरौती रैंसम मांगी जाती है, या कोई भी बड़े जैसे हत्याकांड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी तलवार दंपति का केस, इस तरह के हत्याकांड बड़े वाले, और अनसुलझी कोई गुत्थी होती है या फिर एक माफियाओं द्वारा चलाया गया कोई नेक्सस हो, उसको ब्रेक करने के लिए जो ये स्पेशल क्राइम डिवीज़न है ये युवाओं की सबसे पहली पसंद होती है, और इसे यहाँ पर इस तरह के ये काम करते हैं फ्रेंड्स। तो इसे आप ध्यान में रखिए। अन्य जांच एजेंसियां भी हैं, तो यहाँ पर 3 जांच एजेंसी हमने पूरी कर ली हैं। सबसे पहले हमने सीवीसी पढ़ा था, सतर्कता आयोग, फिर सूचना आयोग पढ़ा था हमने, फिर उसके बाद में हमने सीबीआई पढ़ा है। सबसे बड़ी जो जांच एजेंसी है, देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। और यहाँ पर जो कार्यकाल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया 4 वर्ष, 5 वर्ष और ये 2 वर्ष, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। ये छोटी मोटी बातें हैं, अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप ऊपर नोट से इसे टैली कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अन्य जांच एजेंसियां हैं जो मैंने आपको पूरे नोट्स लिख दिए हैं इसमें। सबसे पहला है प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अगर आप RS एलाइड में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इन्फोर्समेंट की जो पोस्ट हैं कुछ ACTO और इंस्पेक्टर की, वो एलाइड सर्विस में आपको वहाँ पर विकल्पों के रूप में होती हैं, वो बात की बात है। फिलहाल देखते हैं अपन यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अधीन यानी राजस्व विभाग के अधीन एक प्रशासनिक कार्यालय है। इसका मुख्य कार्य फेमा 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को लागू करना होता है। उन कानूनों का उल्लंघन होने पर यह विभाग जांच पड़ताल करता है और अवैध संपत्ति को जब्त करने का कार्य करता है। तो इसके बारे में प्रमुख बातें हैं। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ये 16 दिसंबर 2008 को जब मुंबई में जो त्रासदी मची थी, एक कसाब आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया था, तो उस तरह का जो काम हुआ था, ये कहीं ना कहीं जो एक गोपनीय सुरक्षा तंत्र है उसका विफलता का वो होता है। तो ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए इस एजेंसी का गठन करने हेतु राष्ट्रीय जांच एजेंसी बिल 2008 को संसद में मंजूरी प्रदान की गई।
यह एक संघीय जांच एजेंसी है और इसे राज्यों की अनुमति के बिना आतंकवाद और उससे संबंधित अपराधों की जांच करने का पूरा अधिकार दिया गया है। क्योंकि तत्कालीन समय में जो डीआईजी थे वहाँ पर राकेश मारिया साहब, उनसे और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो तालमेल है उसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिली थी और उन्होंने दिल्ली को इंटरफेयर नहीं करने दिया था केंद्र सरकार को। और बहुत बाद में जब वहाँ पर स्पेशल फोर्स पहुँची थी तो उसमें काफ़ी समय लग गया था और उन्होंने, अगर हो सकता था वो घंटे भर में अगर वहाँ पर जाके कंट्रोल करते तो शायद तबाही है उसको थोड़ा कम किया जा सकता था। चलते हैं आगे। केंद्र सरकार ये समझती है कि किसी अपराध का प्रत्यक्ष या परोक्ष आतंकवाद से है तो वह ऐसे मामलों की जांच का काम एनआईए को सौंप सकता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए है। इसके अतिरिक्त एक और संस्था है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। तो स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटालों की जांच हेतु 1 अक्टूबर 2003 को इस संस्था का गठन किया गया। यह कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए कथित धोखाधड़ी के मामलों की जांच करती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ही जो हमने लेक्चर डिज़ाइन किया था उसमें बातें हो गई। अब मैं कुछ आपसे अपनी बातें करना चाहता हूँ जो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप उसे सुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, होता क्या है कि हमने हर संवैधानिक संस्था को पढ़ा है। सारे संवैधानिक संस्थाएं या गैर संवैधानिक संस्थाएं हों या फिर नीति आयोग जैसी कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, कार्यपालिकी संस्थाएं हों, तो सभी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को हमने पूरी विश्वसनीयता के साथ आपके सामने रखा है। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है कि कोई भी फैक्ट हम बताते हैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया महान्यायवादी के बारे में, मैंने आपको बताया कि महान्यायवादी का जो सबसे कम कार्यकाल किसका रहा या सबसे अधिक किसका रहा, वर्तमान में कौन है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो एग्ज़ाम में आने की नहीं होती है फ्रेंड्स सामान्य तौर पर, क्योंकि महान्यायवादी जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जब तक ये कोई कंट्रोवर्सी में ना आ जाए, जब तक इस पर आम तौर पर प्रश्न है नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारा काम है चीज़ों को एक कंसेप्ट और एक सिंक्रोनाइज वे में तैयार करना। तो हमारे एक बहुत सिंसियर मित्र हैं, उन्होंने कमेंट में हमें एक शिकायत भेजी थी, तो बहुत बहुत आभार, अभिनंदन उन्हें कि वो इतनी सिंसियरिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ बताया था कि सर इसमें जो फैक्ट है वो सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, फैक्ट वो एक किसी भी एक निश्चित सोर्स से ही लिए जाते हैं। मैंने बाद में भी उसे क्रॉस चेक किया तो सारे फैक्ट मुझे सही लगे थे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कोई भी चीज़ को पढ़ें तो उसमें आपको रिजिड नहीं होना है बहुत ज़्यादा, उसमें गलती हो सकती है और आप उसे सुधार सकते हैं। अगर वो गलती फैक्ट्स को लेकर के है, यानी जो बातें रटने की होती हैं उनको लेकर के है, तो उसे आप अपने स्तर पर सुधार सकते हैं, अपने स्तर पर सुधार सकते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट की बात है उसमें हम आपको विश्वास दिलाते हैं कभी कोई गलती नहीं होगी। और जो राज्य स्तर पर जो महान्यायवादी यानी कि महाधिवक्ता के पद होते हैं वो अपने राज्यपाल को रिपोर्ट देते हैं और वो उसे विधानमंडल में रखते हैं। लेकिन यदि कोई मामला, राज्यों से संबंधित मामला महान्यायवादी के पास में जाता है तो ऐसी स्थिति में वो विचार विमर्श कर सकता है। ये एक परंपरागत विश्वास है, मतलब इसमें कोई संवैधानिक वो मान्यता नहीं है, लेकिन ऐसा प्रयोजन है जो मैंने RS राज्यसभा टीवी में और अन्य जो इंटरनेट के जो सोर्स हैं, मंत्रालय की वेबसाइट है, उन पर देखा है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। और ये लेक्चर फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पर बनाया था CBC और CIC और CBI का, यहाँ पर समाप्त होता है पूरी तरीके से। क्वेश्चन हमने आपको सारे करवाए हैं तो उन्हें आप ध्यान में रखिए और बार बार पढ़िए। जो कार्यकाल से संबंधित जो छोटी मोटी चीज़ें हैं या उनकी अपॉइंटमेंट कौन कौन करता है, कौन कौन उनकी समिति में भाग लेता है, अगर आप इन्हें रेगुलरली एक निश्चित अंतराल में पढ़ते रहेंगे तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे कंठस्थ हो जाएंगी। ऐसी कोई भी विशेष बात नहीं होती, धीरे धीरे अभ्यास से ही चीज़ें सीखते हैं। हम भी आते हैं तो आपके सामने तो बहुत इसको अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में ही आपके सामने ये लेक्चर बनाया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आप टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर से जुड़े हुए किसी कंटेंट में कोई भी संशय या कोई भी ऐसा दिखाई देता है तो आप मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट कीजिए, कमेंट कर सकते हैं। जो भी वीडियो डाला जाए आप उसमें कमेंट कर दीजिए, पूरी इस पर हम वो करेंगे, संज्ञान लेंगे और टीम का जो बेस्ट पॉसिबल रिप्लाई है वो आपको मिलेगा। तो अभी तक बने रहने के लिए मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।